नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके समक्ष पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो मातृ देवी की अस्थि निर्मित जो प्रतिमा है वह वेलन घाटी से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो वेलन घाटी और जो सोन घाटी, नर्मदा घाटी और सोहन घाटी, ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के बाद में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जब अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई थी, उसके पश्चात इन सभ्यताओं को देखा जा सकता है। नर्मदा घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आपका मानव की खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है। मानव का जीवाश्म, जो मानव की खोपड़ी का कंकाल जो प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, हथनोरा, सीहोर से। सोन घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? तो सोन घाटी से हैंडेक्स प्राप्त हुआ है। एक ऐसी लकड़ी होती थी, एक ऐसी कुल्हाड़ी होती थी जिस पर लकड़ी का हैंडल लगा होता था, और उसके माध्यम से जो कटाई करनी होती थी, वनों को काटा जाता था, वो बहुत आसानी से काट सकते थे। तो हैंडेक्स जो प्राप्त हुआ है वो सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। और सोहन घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से नुकीले औजारों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, जो शिकार करने में लाभकारी हुआ करते थे। कौन सा असत्य कथन है? सांभर झील से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही है। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की बात हुई है, तो ये बात सही है, क्योंकि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोल्डी हवा से गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डी हवा से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, न कि गेहूं की खेती के प्राप्त हुए। तो ये तीसरा कथन जो होगा वो आपका असत्य हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चौपानी मांडो से चाक निर्मित मृत भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बात सही है। चौपानी मांडो से चाक निर्मित मृत भांड, और कोल्डी हवा जो है वह चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। निम्न में से किसने हड़प्पा के विशाल टीलों को की ओर संकेत किया था? ठीक है, हड़प्पा के विशाल टीले की ओर संकेत किसने किया? तो यह चार्ल्स मेसन थे। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम की अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख जो थे वह सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए प्रेरित किया था। तो जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जो है वह हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए प्रसिद्ध है। एलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम जो है वह भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए प्रसिद्ध है। और चार्ल्स मेसन जो है वह हड़प्पा के विशाल टीले की ओर इन्होंने संकेत किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन से हुआ था, ये किसने कहा? तो ये फेयर सर्विस ने कहा। फेयर सर्विस और रोमिल्ला थापर ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने पारिस्थितिकी असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कई इतिहासकारों ने कई सारी बातें कही, अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें डीपी अग्रवाल और अमलालन घोष ने यह बात कही कि घग्गर नदी सूख गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पतित हो गई। लेम्ब्रिक ने कहा कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया। जॉन मार्शल, मैके और एस आर राव ने बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना। और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है वो बाढ़ का आना ही है। बाढ़ को ही हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। हड़प्पा तो नटराज की स्लेट मूर्ति। दैमाबाद कांसे का रस प्राप्त हुआ। कांसे का जो रथ मानव द्वारा चलाया जाता था वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। सनोली से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 लोगों को एक कब्रिस्तान की तरह एक क्रम में दफनाए जाने का साक्ष्य जो मिला है वह आपको सनोली से मिला है। और राखीगढ़ी जो है वह भारत में उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आपको ध्यान रखना है, भारत में उत्खनन, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान में हो गए, भारत में नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? 4, 3, 2 और 1, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 पर चले हम। ऋग्वेदिक कार्यों की भौगोलिक सीमा से संबंधित असत्य युग्म कौन सा है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण गंगा नदी करती थी, सही है। पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान के द्वारा निर्धारित होती थी, ये भी सही है। उत्तरी सीमा का निर्धारण हिमालय के द्वारा होता था, ये भी सही है। लेकिन दक्षिणी सीमा जो थी वह, ऋग्वेदिक कार्यों की जो दक्षिणी सीमा थी वह अरावली पर्वत के द्वारा निर्धारित होती थी, न कि नर्मदा नदी से। इसलिए इसका उत्तर डी असत्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वेदों में
कर्मकांडीय विधियों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांडी विधियों का उल्लेख है? तो ऋग, यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है इसमें कर्मकांडी विधियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, ऋचाओं का उल्लेख है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। और अथर्ववेद में जो है वह नवीनतम वेद है, इसमें जादू टोने की बात है। जादू टोने का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी सही होगा, यजुर्वेद। अब जो आपके पाणिनि के अनुसार शरीर के अंगों में कौन सा युग्म सही नहीं है? वेद रूपी शरीर जो पाणिनि ने बताया उसमें असत्य कौन सा है? तो व्याकरण मुख के समान है, सही है। कान निरुक्त के समान है, यह भी सही है। नेत्र शिक्षा के समान है, तो यह बात गलत है, क्योंकि पाणिनि ने जो बात कही उसमें नेत्र ज्योतिष के समान है, न कि शिक्षा के समान। और पैर छंद के समान है। ठीक है, तो इसका सी उत्तर होगा। ऋग्वेद कालीन समाज में सत्य कथनों को जानिए। ऋग्वैदिक समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था, तो ये बात सही है कि ऋग्वैदिक समाज जो था वह मात्र सत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी सही है। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, ये भी सही है, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करते हुए हमने ऋग्वेद में देखा है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी जो विदुषी महिलाएं थी उनको शिक्षा का अधिकार भी था। दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, ये बात गलत है, क्योंकि उसमें दास प्रथा विद्यमान थी। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन 12 रत्नियों में से एक रत्नी स्थपति जो था वो कौन था? तो उत्तर वैदिक काल में जो सेनानी, पुरोहित और द्वारपाल इस तरह के जो भी पदाधिकारी होते थे उनको 12 रत्नियों में विभाजित किया गया था, और जो स्थपति नाम था वह मुख्य न्यायाधीश का था। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः कौन सा परिवर्तन नहीं दिखाई देता? तो उत्तर वैदिक जो आर्य थे उनके समय में देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हुआ, ये सही बात है, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र को महत्व दिया और उत्तर वैदिक काल में फिर अन्य देवताओं को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ, ये भी सही है, क्योंकि पहले ऋग्वेद में क्या होता था, प्रकृति पूजा की जाती थी और यज्ञ आहुतियों के माध्यम से कर्मकांड को संपन्न किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आराधना की नवीन पद्धतियाँ आई, जिसमें कर्मकांडों का जो स्वरूप हुआ वो बढ़ता चला गया और इसमें कर्मकांडों का प्रवेश हो गया। धार्मिक उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया। पहले क्या होता था कि आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए जो है पूजा पाठ की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, वहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो है पूजा पाठ की जाने लगी। ठीक है, धर्म की अवहेलना का प्रारंभ हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि धर्म की अवहेलना नहीं हुई थी। तो असत्य कथन कौन सा है, कौन सा परिवर्तित दिखाई नहीं देता? तो डी आएगा। ठीक है, उपनिषदों में जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है। मोक्ष किससे संभव था? तो मोक्ष जो है वो ज्ञान की प्राप्ति से संभव था। ठीक है, उपनिषदों में ज्ञान पर बल दिया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निशाका और मसाका क्या थे? तो ये स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राएं जो होती थी उनको निशाका और मसाका कहते थे। सूत्रकालीन धार्मिक जीवन में क्या शामिल था? तो सूत्रकालीन जो धार्मिक जीवन था, जो बौद्ध काल के पश्चात, या हम यूँ कहें कि महाजनपद काल के पश्चात जो काल था, उसमें 4 आश्रम भी थे। ठीक है, 4 पुरुषार्थ भी थे, 16 संस्कार भी थे और 8 प्रकार के विवाह भी थे। तो ये चारों बातें सही है। अब 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 16 संस्कार भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह भी, वो प्रजापत्य, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब विवाह भी आपने पढ़े होंगे। ये मेंस के सिलेबस में आपको दिया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। इसमें करीब 1,00,000 श्लोक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, महाजनपद आधुनिक स्थल से जोड़ना है, तो अंग जो है उत्तर प्रदेश में है, कौशल जो है वह बिहार में है, कांधार अफगानिस्तान में है और कम्बोज जो है वह पाकिस्तान में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 16 में जो सही उत्तर होगा वह 3, 4, 1, 2 होगा। कांधार अफगानिस्तान और कम्बोज जो है वह पाकिस्तान। 3, 4, 1, 2 तो कोई ऑप्शन, अच्छा, ए है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शासक नागवंश का नहीं है? तो शिशुनाग, कालाशोक और महानंदिनी है। उदयभद्र या उदयन जो है यह कौन से वंश का है? यह आपको हर्यक वंश का मिलेगा, जो सबसे पहले था। ठीक है। भारत में हुए प्रथम यूनानी आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सिकंदर ने 226 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, ये गलत है, क्योंकि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पे को भारत में आक्रमण किया था। इस समय मगध का राजा घनानंद था, तो यह बात सही है, क्योंकि इस समय मगध का राजा जो था वह घनानंद था। तक्षशिला के शासक अम्भी ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था और इसका साथ भी दिया था, सिकंदर का इसने साथ भी दिया था। ठीक है। झेलम नदी के युद्ध में राजा पुरु की वीरता को देखकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया, तो यह भी सही है, क्योंकि झेलम नदी के युद्ध में राजा पोरस ने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी और सिकंदर ने उसकी वीरता को देखते हुए उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये मोखली पुत्र घोषाल जो है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय नियतिवादी था। नियतिवाद का अर्थ यह होता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है। नियतिवादी लोग ये मानते हैं कि हमारे कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो जीवन में लिखा गया है वो तो आपको होना ही होना है, किसी प्रकार के आपसे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यह आजीवक संप्रदाय की अवधारणा थी। ठीक है। अभिधम्म घोष के रचयिता वसुबंधु थे। बौद्ध ग्रंथ था अभिधम्म घोष। ठीक है, आप जानते ही हैं। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राज्यों में कुल 18 तीर्थों की चर्चा थी, सही। गुप्तचर विभाग को महामात्य स्पर्श कहा जाता था, ये भी सही। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख इस ग्रंथ में है, ये भी सही है, क्योंकि हम बाही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग करते थे। अहितक की संज्ञा स्थायी दासों को दी गई है, ये गलत है, क्योंकि अहितक की संज्ञा जो है वो अस्थायी दासों को दी गई, तो डी इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार उत्तरापद अंतिम रूप से किस स्थान को जोड़ता है? तो उत्तरापद और दक्षिणापद में मेगस्थनीज ने मौर्य काल में शासन को 4 भागों में बांटा था। उत्तरापद, दक्षिणापद, पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य। तो जो उत्तरापद था यह सिंध को सोनारगांव से जोड़ता है। सोनारगांव पश्चिम बंगाल से सिंध को जोड़ता था। बाद में शेर शाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया और जॉर्ज ऑकलैंड ने इसको ग्रांड ट्रंक रोड का नाम दिया था। ठीक है। असत्य कथन चुनिए। तो शहबाजगढ़ी और मानसेखरा जो है ये दोनों पाकिस्तान में है, राजस्थान दिया है, मतलब बी असत्य है। और कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है। ठीक है। सही जोड़ी मिलाकर को सही कूट चुनिए। तो प्रदेष्टा जो है वह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था और आटविक जो होते थे वो वन विभाग के अधिकारी होते थे। ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रणय कर जो है वो विवाह में लिया जाने वाला कर होता था, गलत, क्योंकि प्रणय कर जो होता था वह मौर्य काल में आपातकालीन कर होता था। विष्टि शुल्क देकर काम करवाना, ये भी गलत है, क्योंकि निःशुल्क श्रम जो करवाया जाता था उसको विष्टि कहा जाता था। और बलि एक प्रकार का सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक कर हुआ करता था। और रज्जु जो है वो भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर होता था। तो सही सत्य कथन कौन सा है? 25 का डी सत्य होगा। ठीक है। थैंक यू।